हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। आप सभी का स्वागत करती हूँ पॉलिटिकल साइंस की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत में मौलिक अधिकार। भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में ये फर्स्ट पार्ट है वीडियोज़ का। इस वीडियोज़ के इस फर्स्ट पार्ट में हम आज जानेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य परिचय। जो भारत में मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक क्यों कहलाते हैं, उनका सामान्य विशेषताएं उनकी क्या हैं, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। इससे आगे के जो वीडियोज़ हैं पार्ट 2, 3, 4, 5, उनमें हम एक एक करके विस्तार से भारत में जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में केवल हम यही जानेंगे कि भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उनके सामान्य विशेषताएं क्या हैं। तो आइए चलते हैं भारत में मौलिक अधिकारों की सामान्य विशेषताओं का ये पहला वीडियो। इससे पहले के जो वीडियोज हैं उसमें हमने जाना था कि भारत का संविधान किस तरह से बना, किस तरह से संवैधानिक विकास हुआ। उसी कड़ी में प्रस्तावना के अध्ययन के बाद में आज हम पढ़ रहे हैं भारत में मौलिक अधिकार। तो आइए चलते हैं, देखते हैं मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार है क्या। भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उस भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ये एक सामान्य सी जानकारी है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। अगर संक्षेप में हम देखें तो इनके जो प्रावधान हैं उनका उद्देश्य है कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों को ये नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी या सुरक्षा प्रदान की गई है। मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, इसके पीछे के निहितार्थ को समझा जाए तो इसमें हम मुख्य रूप से 4 बातें ले सकते हैं। पहला ये कि मौलिक अधिकार कुछ ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक उन्नति के लिए आवश्यक है, यानी किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए ये आवश्यक है, इसीलिए इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। इनके बिना किसी भी व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों को मौलिक कहने का दूसरा कारण यह है कि इनको संविधान में स्थान दिया जाता है। संविधान जो कि देश की मौलिक विधि होती है, मौलिक कानून होता है, उसमें इन अधिकारों को स्थान दिया जाता है और साधारणतया संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अलावा इनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत के जो संवैधानिक इतिहास है उसमें गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता ये है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर है, यानी कि इनमें इनका स्थान संविधान में होता है, जबकि राज्य द्वारा पारित विधि हमारी विधायिका के द्वारा पारित होती है, इसलिए मौलिक अधिकार उनसे ऊपर है। तीसरा कारण है कि मौलिक अधिकार साधारणतया अनुल्लंघनीय होते हैं, यानी इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या फिर बहुमत दल द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। चौथा कारण है कि ये जो मौलिक अधिकार होते हैं वो न्याय योग्य होते हैं, यानी कि वाद योग्य होते हैं। न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है और इन अधिकारों की बहाली की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को न्यायपालिका के द्वारा इसकी गारंटी दी जाती है। भारतीय संविधान की हम बात करें तो एक संक्षेप में अगर हम देखें तो मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनमें से जो छठा अधिकार है मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार,
इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अब इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न होकर के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आइए देखते हैं मूल अधिकारों की सामान्य विशेषताएं। मूल अधिकार जो भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर अलग से विस्तृत चर्चा करने से पूर्व हम ये जान लेते हैं कि भारत में जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का जो घोषणा पत्र है संविधान में, उनकी सामान्य विशेषताएं क्या निकल करके हमारे सामने आती हैं। तभी हम मौलिक अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में जो विस्तृत चर्चा है उसको समझ पाएंगे। तो सामान्य दृष्टि डालते हैं एक बार मौलिक अधिकारों की विशेषताओं पर। पहली विशेषता यह है कि कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, जबकि कुछ सभी के लिए। जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के द्वारा जो मूल अधिकार दिया गया है उसमें केवल भारतीयों को ये अधिकार प्राप्त है, जबकि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण जो कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है, वो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार जो भारतीयों को प्राप्त हैं, केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, और जो विदेशियों के साथ भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि सभी अधिकारों का वर्गीकरण हम इस आधार पर कर सकें कि कौन से अधिकार केवल भारतीयों के लिए सुरक्षित है और कौन से अधिकार सभी के लिए सुरक्षित हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं असीमित नहीं है, ये वाद योग्य तो हैं, अगर इनका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत दी जा सकती है, लेकिन इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। यानी ये असीमित नहीं है, राज्य के द्वारा कभी कभी विशिष्ट परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन ये भी इसमें कहा गया है कि ये जो प्रतिबंध है वो युक्ति युक्त यानी उचित होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। कारण उचित है या नहीं है इसका निर्णय न्यायालय करता है कि इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसका कारण सही है या नहीं है। इसका निर्णय करने का अधिकार विधायिका को नहीं होगा बल्कि न्यायालय को होगा। तो इस तरह से ये व्यक्तिगत अधिकार और पूरे समाज के बीच एक संतुलन का काम करते हैं। ये संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच में होता है, यानी सामाजिक हित में व्यक्तिगत अधिकारों के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अधिकतर जो इनमें से अधिकार हैं वो राज्य की मनमानी के विरुद्ध अधिकार हैं। ज़्यादातर अगर देखें जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई, जब अधिकार राज्य कार्रवाई के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत प्रतिकार है। इसके अलावा कुछ अधिकार नकारात्मक विशेषताओं वाले भी इसमें होते हैं, जैसे कि राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक अधिकार होते हैं जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। यानी कुछ अधिकार इस तरह हैं जो राज्य को करने के लिए मनाही करते हैं कि वो भेदभाव नहीं करेगा, असमानता का व्यवहार नहीं करेगा, जबकि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो राज्य की तरफ से राज्य के लिए एक कर्तव्य बन जाते हैं कि वो व्यक्तियों को कौन कौन सी चीज़ें प्रदान करेगा, कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करेगा। अगली विशेषता है न्यायालय द्वारा सुरक्षा की गारंटी। ये व्यक्तियों को अदालत में जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। स्वयं जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, छठा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत, जिसमें गारंटी दी गई है कि अगर उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में अदालत उस व्यक्ति को राहत प्रदान करती है। ये अधिकार पूरी तरह से स्थायी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते। जैसा कि हम जानते हैं मौलिक रूप से हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि अब 6 मौलिक अधिकार है। जो छठा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हालांकि ये अधिकार न्याय योग्य हैं, न्यायालय द्वारा गारंटी दी गई है इनकी सुरक्षा की, लेकिन फिर भी इनकी संसद जो है इनमें कटौती या कमी कर सकती है। लेकिन एक विशिष्ट प्रक्रिया इसके लिए अपनानी होगी।
जो संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये होगा, साधारण विधेयक या साधारण कानून के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकेगा। ये सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है, यानी कि पूरी तरह से स्थायी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि विधायिका इसमें मनमाने परिवर्तन कर दे। मनमाने परिवर्तन नहीं किए जा सकते और ये सब जांचने का अधिकार न्यायालय को होगा। आपातकाल में कुछ अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है, जैसे कि अनुच्छेद 20 और 21। इन अधिकारों को कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता, जबकि 19 में उल्लिखित जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है जब युद्ध या आक्रमण की स्थिति हो और राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो। तो इस तरह से कुछ अधिकार हैं जिनका निलंबन किया जा सकता है और कुछ का किसी भी स्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कार्यान्वयन पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई है, जैसे कि अनुच्छेद 31 क, जो कि संपत्ति के अधिग्रहण पर से संबंधित कानून के बारे में है। ये व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार हैं उनके कार्यान्वयन पर कुछ सीमाएं लगाता है। इसी तरह से अनुच्छेद 31 ख और अनुच्छेद 31 ग, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। तो यानी कहने का मतलब है ये जो प्रावधान है वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के बारे में है और ये कहा गया है कि यदि कोई नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जाता है और उसके आड़े मौलिक अधिकार आ रहा है तो उस स्थिति में मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने से रोका जा सकता है। ये कुछ सेवाओं पर यह अधिकार लागू नहीं है, जैसे कि सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस बल है, गुप्तचर संस्थाएं हैं। कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनके ऊपर इन अधिकारों को जो जिस रूप में ये हैं उस रूप में लागू नहीं किया जाता। संसद इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध या सीमाएं लगा सकती है, जैसे कि अगर मार्शल लॉ, फौजी कानून कहीं लगा हुआ है, सैन्य शासन कहीं लगा हुआ है, जो असामान्य परिस्थितियों में ही लगाया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल में, तो ऐसे इलाकों में भी मौलिक अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है या इनके क्रियान्वयन पर सीमाएं लगाई जा सकती है। इनमें से कुछ अधिकार जो है मौलिक अधिकार हैं वो स्वयं प्रवर्तित होते हैं, यानी अपने आप जैसे ही संविधान लागू हुआ वैसे ही ये स्वतः लागू हो गए, जबकि कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनको कानून बना करके प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा देश की एकता के लिए संसद के द्वारा किया जाता है, न कि विधानमंडल के द्वारा, यानी अलग अलग राज्यों के द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। तो ये था मौलिक अधिकारों की सामान्य विशेषताएं। अगले पार्ट में इसके जो अगला नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2, उसमें हम देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा, जिसमें पहली चर्चा हम करेंगे समानता के अधिकार के बारे में।